नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं डैन न्यूज। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में चोरों का हौसला बुलंद है। प्रतिदिन चोरों के द्वारा पुलिस को खुला चैलेंज दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। बरमपुरा थाना इलाके के जुरन छपरा रोड नंबर 4 के पास मंगलवार की रात बेखौफ चोरों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम मशीन में 6 लाख से अधिक कैश थी, हालांकि उसमें रखा कैश वो नहीं ले जा सके। इधर घटना की सूचना पे बरमपुरा पुलिस मौके पे पहुंची, घटनास्थल की छानबीन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में बैंक के शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार ने बरमपुरा थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। मैनेजर ने बताया कि सुबह ग्राहक द्वारा जानकारी मिली कि एटीएम क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पे छानबीन की गई। छानबीन में देखा गया कि चोरों द्वारा एटीएम मशीन व पासबुक मशीन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उसमें रखा कैश को मिलान किया गया। मिलान करने पे 6,73,000 रुपए सही पाया गया। रुपए को स्ट्रॉन्ग रूम में डाल दिया गया है। इधर बरमपुरा पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। सूचना मिली कि एटीएम में कुछ लोग तोड़फोड़ किए हैं। खबर मिली फोन पर, फिर हम लोग आए, जो भी संबंधित अधिकारी थे उनको खबर किए, वो लोग भी आए, हमारे सुरक्षा अधिकारी लोग, सर लोग थाना से आए, फिर देखे हम लोग। बाद में कैश नहीं ले गया, जांच किया गया तो कैश बच गया हम लोगों का। बाकी पासबुक, प्रिंटर मशीन और एटीएम मशीन तोड़फोड़ जितना कर सकता था कर दिया उसको। अच्छा, कितना कैश होगा उस समय? कैश लगभग 6 लाख था। 6 लाख रुपये। कुछ सीसीटीवी वगैरह था अंदर, पता चला? अभी हम लोग उसको मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन रहता है बॉम्बे से। गार्ड वगैरह रहता है? गार्ड नहीं रहता है एटीएम में। गार्ड नहीं रहता। सबसे पहले कौन जानकारी दिया था तुम्हारा? नीचे से कुछ कस्टमर हमारे फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा लग रहा है, एटीएम टूटा हुआ कुछ लग रहा है उसमें। जो लोग आते हैं दुकान वगैरह खोलते हैं। कैश बच गया। कैश बच गया। आज सुबह 9:24 में शाखा प्रबंधक महोदय के द्वारा हमको सूचना दी गई कि एटीएम मशीन को तोड़ दिया गया है, और तत्काल मैंने प्राथमिक स्थिति को सूचना दी और प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक पप्पू कुमार यहाँ पर मौका से घटनास्थल पहुँचे। तब तत्पश्चात मैं भी यहाँ पहुँचा और मैंने स्थल का निरीक्षण किया, तो मैंने पाया कि एटीएम मशीन का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, लेकिन नीचे का मशीन जो था वह सुरक्षित था। तब फिर पूरे ब्रांच मैनेजर के पदाधिकारी के समक्ष उसको खुलवाया गया। इसमें कैश पूरा सुरक्षित था। फिर कैश की गिनती करवाई गई और कैश का मिलान करने के बाद पाया गया कि कैश पूरी तरह सही है, कैश का चोरी नहीं हुई है। कितना कैश था उस समय एटीएम में? उसमें एटीएम में 6,73,000 कैश पाया गया। बच गया? जो बच गया पूरी तरह से। क्या कार्रवाई करे? सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ अंदर? सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, लेकिन शायद उसमें सर्विलांस का अपना सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहाँ से पता करवाया गया तो पता चला कि अभी वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस मशीन में लगा हुआ स्टील क्या कहते हैं कैमरा है, उसमें मिलने की संभावना है, जिसको मंगवाया जा रहा है। जिसका मेन ब्रांच जो है चेन्नई में है, वहाँ से आते ही इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों पे पुलिसिया दमन के खिलाफ ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के तत्वाधान में अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस मनाया गया, जिसमें मोती झील स्थित कार्यालय से जुलूस निकालकर मुजफ्फरपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार को अपनी मांगों से संबंधित समान पत्र सौंपा। मौके पर अरविंद कुमार, अनिल कुमार, रंजीत कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भारी गड़बड़ी हुई थी, जिसके विरोध में बिहार के अंदर में विभिन्न क्षेत्रों में छात्र लोग, प्रदर्शनकारी लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस पर पुलिसिया दमन चला, उन पर गोली चली, लाठी चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। उनके लॉज के अंदर, रूम के अंदर घुसकर उनके बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई। और यह सरकार की जितनी भी निंदा की जाए यह कम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो रेलवे भर्ती के अंदर जो एनटीपीसी ग्रुप डी के भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को दूर किया जाए और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है उसके अविलंब दूर किया जाए। यह हमारा 10 सूत्री डिमांड है। हम रेल मिनिस्टर, केंद्रीय रेल मंत्री के नाम से हम
रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर अध्यक्ष के माध्यम से हम भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री को हम ज्ञापन सौंपने आए हैं और ये मांग हम कर रहे हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और यह जो ये पुलिसिया कार्रवाई हो रही है यह छात्रों के साथ घोर अन्याय हो रहा है और इसको हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बुधवार को मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के भुगतान नहीं किए जाने को लेकर मनरेगा वॉच के बैनर तले जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए सैकड़ों मनरेगा मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि सरकार 100 दिन काम की गारंटी मनरेगा के तहत देती है और काम करने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा है। इसे लेकर बार बार आला अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर वह लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। वहीं मनरेगा वॉच के सदस्य संजय सहनी का कहना है कि अधिकारियों की मनमानी के कारण मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों की रोजाना गारंटी होने के बावजूद ना तो काम मिल पा रहा है और न ही किए गए काम का भुगतान हो रहा है, जिसके कारण मजबूरन आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। काम कर रहे हैं 25 दिन, पैसा नहीं डाला है तब भी मैंने काम करने के लिए धरना दिए हैं। काम खोलिए, काम होना है तो होना है। दिन का पैसा बताया 23 दिन के पैसा क्या हो गया। मनरेगा में स्पष्ट है कि यदि मजदूर काम मांग दे तो उनको 100 दिन काम देना पड़ेगा, फिर भी अधिकारी नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं कारण से हम लोगों को बार बार आना पड़ता है धरना पर और आज से हम लोग इसीलिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इतना ठंड के बावजूद भी सभी मजदूर गांव-गांव से चल के यहाँ आ गए और यहाँ पे अपना बोरा बिस्तर सब कुछ चूल्हा चौका सब लेके आए हैं ताकि यहीं पे खाएंगे, यहीं पे बनाएंगे और जब तक काम नहीं मिलेगा गाँव में और पुराना पैसा नहीं मिलेगा काम किया हुआ का। कितने दिन का बताया? 80 दिन है, किसी का 60 दिन है, किसी का 40 दिन का पैसा बाकी है। अलग अलग सालों में पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, और जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएंगे, क्या बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। जब तक काम नहीं मिलेगा उठ के नहीं जाएंगे। अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? हम लोगों ने पिछले बार 1 दिन का धरना देकर उनको बताया था कि हमारा काम, हम लोगों को काम दीजिए और पुराना पैसा दीजिए। उन्होंने कहा 1 सप्ताह में हो जाएगा। 1 सप्ताह के बदला 1 महीना पार कर गया मनरेगा में, जबकि 15 दिन का रूल्स है कि 15 दिन में आपको काम मिलना है मांगने पर, और यहाँ 1 महीना के बाद भी नहीं मिल रहा। अंत में अनिश्चितकालीन पर धरना पर बैठना पड़ता है मजदूरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को बजट और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पे देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला परिषद स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बड़े प्रोजेक्ट पे किया गया, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम के संबोधन को लाइव देखा और सुना। कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के साथ भाजपा के सभी 41 संगठनात्मक मंडलों से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम से जुड़े। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में आवंटित फंड एवं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम के विस्तार से जानकारी दी, जो यह साबित करता है कि यह बजट प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार के मजबूत इरादे, दूरदर्शी नीतियां और आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध होते भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने की योजनाओं पर आधारित है। वहीं बरूराज विधायक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर बजट 2022 देश को आधुनिकता की तरफ ले जाएगा। कल सदन में बजट पेश किया गया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पूरे भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करके उन्होंने ये बताया है कि इस बजट में क्या है। सही माने में ये बजट जो है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, डेवलप इन इंडिया को बढ़ावा देना है और उसके साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बनाना है। बेरोजगारों को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इस बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर के बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बजट पेश किया गया है और बहुत ही सराहनीय बजट है। इससे देश का विकास होगा। कल से ही यानी विपक्ष के जो पार्टी है हमलावर है इस बजट को लेकर
से बिहार के लिए कुछ इस पर खास विचार, जो बिहार के जो विशेष राज्य की दर्जा मिलने वाली थी, नीतीश कुमार हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी, तरह तरह के बयानबाजी कल से ही शुरू हो गई है। ये पूरे देश का बजट है और देश में ही बिहार आता है, तो देश का विकास होगा तो निश्चित तौर पर बिहार का भी विकास होगा। और जहाँ विशेष राज्य की मांग की बात है, इस बजट में विशेष राज्य की मांग को नहीं पूरा किया जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। और इन दिनों जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, विशेष राज्य के तौर पे बिहार को काफ़ी अतिरिक्त अनुदान दिया गया है, जिससे कि बिहार का सामूहिक विकास। ये बजट काफ़ी अच्छी बजट है। इसमें खास करके पूरे देशवासियों के गरीब गुरबों का भी अच्छा ख्याल किया गया है। साथ ही इसमें जल जीवन निवेश योजना पर काफ़ी जोर दिया गया है, जिससे घर घर गरीबों के बीच जल जीवन जितना ही जरूरी है, जिंदगी में जल की जितनी महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर सरकार ने खासा ध्यान दिया है। यही। और विकास की अगर बात करें तो आपके जहाँ से आप विधायक हैं, बरुआज विधानसभा, वहाँ विकास की गंगा भी बह रही है। अगर हम अपने मीडिया के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं, और इससे पहले भी शाहनवाज हुसैन भी वहाँ पर आए हैं, आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य विकास के काम बरुआज में वहाँ की जनता के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बरुआज आने वाले समय में शायद औद्योगिक उद्योग के क्षेत्र में बिहार का सबसे। बुधवार को बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और विज्ञान एवं प्रावैधिक मंत्री सुमित सिंह ने मुजफ्फरपुर के मारकरन में समाज सेवी शिक्षाविद डॉक्टर महेश प्रसाद रॉय की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं उन्हें याद किया। आपको बता दें कि राय एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन स्वर्गीय डॉक्टर महेश कुमार राय की जयंती पे एवं पुण्यतिथि 2 फरवरी को है। इस अवसर पर उनके द्वारा स्थापित रॉय कॉलेज एवं एजुकेशन मारकरन में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके अनावरण के मौके पे बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचे। इस मौके पे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे। बड़ा अच्छा बजट आया है, समावेशी बजट है, आगे दूरदर्शी है और भारत को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएंगे उसकी व्यवस्था है। 60 लाख लोगों को कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसकी व्यवस्था है। और हम भारत को जो नवीन भारत हम कहें, अच्छे भारत के रूप में देखने का मौका मिलेगा। ये हमारे जो शताब्दी अमृत महोत्सव हो रहा है और जब 100 वर्ष पूरे होंगे उस समय भारत देखने के लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी। हमने जो कुछ भी पीछे छोड़े हैं उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस जो बजट से और आगे बढ़ेगा। आप देखिए होंगे कि अभी रक्षा क्षेत्र में कितना अच्छा बजट आया, कृषि क्षेत्र में कितना, सब क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत अच्छी बजट है। 3 साल पहले हुई कारोबारी रविरंजन शाह की हत्या के मामले में एडीजे 12 के द्वारा बुधवार को मृतक के बड़े साधु को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 5000 रुपए का आर्थिक दंड सुनाया। मामले में अभियुक्त बनाए गए मृतक की पत्नी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा के बिंदु पे बुधवार को एडीजे 12 के कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि मोतीपुर के बरियारपुर निवासी किराना दुकानदार रविरंजन शाह की हत्या साजिश के तहत 9 नवंबर 2018 को कर दी गई थी। हत्या का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में साधु बालिंद्र शाह की संलिप्तता सामने आई। साधु की निशानदेही पर ही रविरंजन का शव मिला था। जेल भेजे जाने के बाद दोनों कोर्ट से जमानत पर थे। वरिष्ठ अधिवक्ता एपीपी कृष्णदेव शाह ने बताया कि एडीजे 12 ने बालिंद्र शाह को दोषी करार देते हुए मृतक की पत्नी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं मृतक की मां ने न्यायालय के आदेश को आधा अधूरा इंसाफ बताया। बहुत पत्नी अपना बहनोई के साथ गलत व्यवहार था। सुशीला देवी और बलिंदर शाह बार बार हमरा घर में फोन से बात करते हैं। बेटा के हमरा घर में बुला के घर में जाता है हमारा बेटा, तो वो अपना 3 साल के बाद सजा मिला है, कैसा महसूस कर रही है? सर हमरा तो कुछ नहीं, एगो बेटा वही था, मिला है उससे संतुष्ट है। फिर औरतों के ये अन्याय हो के चाहिए सर।
न तो वो कभी भी हमारा घर में जाएगा तो फिर हमको मार देगा। दूगो इतना पोता पोती है, उसको हम पोसते हैं। बालेंदर को जो सजा मिला उससे आप संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, बाकी वही सजा मगुई का फिर मिलना चाहिए सुशीला देवी को। बहू को नहीं मिला सजा उससे? हाँ वही सजा हो के चाहिए सुशीला देवी को भी। बेटा के हमरा बुला लिया जे हाँ चलो, हमरा का भी डाइन कहा जे ई डाइन है। ओकर बाप मतारी जाके हमरा के मार के भगा देलक। सारा घर में के गहना पैसा कपड़ा लाता सब लेके बलिंदर सा का घर में चल गए। आ वही बोला के छत पर मार के मुँह माहे नाक माहे सब बेटा के मार के फिर जेल भेजवाया। जेल से 30,000 रुपया लगा के हम छोड़ा के ले गेली। ओकरा बाद में फिर उहे का कहलक जे बोला के जाफरपुर में बलिंदर शाह आगे भेज देलक से चलत अपना परिवार के भूत धैले हवा आ झरवाई है, बोला के ले आई है। उहे बोलावे ला ले गेल, आगे हमरा बेटा के भेज देलक आ पीछे से पलाटी के रस्सी वही मोतियेपुर से कीन के ले गेल आ मार के आ कहाँ पुल में धो देलक। मामला ये है कि मृतक रंजन कुमार शाह ग्राम बरियारपुर थाना मोतीपुर का रहने वाला था। उसकी पत्नी सुशीला देवी के साथ अभियुक्त बालेंदर शाह का नाजायज संबंध था, जिसका विरोध रंजन शाह करता था और अपने पत्नी से रंजन शाह को इसी बात के लिए बराबर झगड़ा होता रहता था। घटना के दिन मृतक की पत्नी अपने मैके में थी और बीमारी का बहाना बना करके मृतक को उसके ससुराल यानी उसके पत्नी के मैके बालेंदर शाह मोटरसाइकिल से बुलाकर ले गया और रास्ते में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को एक नाली में छिपा दिया। जब मृतक की मां खोजने के लिए गई अपने बेटे के ससुराल तो वहां सब लोगों ने उसको डांट फटकार कर भगा दिया। तब वो मोतीपुर थाना में केस करी कि बालेंदर शाह बुलाकर ले गया था। तब पुलिस ने बालेंदर शाह को गिरफ्तार किया है। ये घटना है 9/11/2018 को, 9/11/2018 की घटना है। जब बालेंदर शाह गिरफ्तार हुआ 14/11/18 को, तब पुलिस को उसने स्वीकारोक्ति बयान दिया जब मैंने उसकी हत्या करके लाश को एक पुल के नीचे नाली में गाड़ दिया है। उसी के निशानदेही पर मृतक रंजन शाह का लाश बरामद हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ और विचारण केस में ट्रायल हुआ। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह को पेश किया गया और कोर्ट ने उसको 31 जनवरी को दोषी पा करके आज बालेंदर शाह को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये का जुर्माना तथा 5,000 तथा 201 में 5 साल की सज़ा और 3,000 रुपये का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। मृतक की पत्नी सुशीला देवी जो इसमें सह अभियुक्त है, उस पर पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। बुधवार को जिले में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाहरणालय सभा कक्ष में राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में आईजी पंकज कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के साथ ही जिले के विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। महानिदेशक ने बताया कि आगे आने वाले 2-3 वर्षों में खेल को आंदोलन का रूप दिया जाना है। इस दिशा में विभाग के स्तर से सकारात्मक पहल की जा रही है ताकि छुपी हुई प्रतिभाओं को तराशा जा सके। साथ ही खेल कूद के क्षेत्र में बिहार को एक नई पहचान मिल सके। जिले में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेल से संबंधित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समीक्षात्मक बैठक में महानिदेशक ने आधारभूत संरचनाओं को तेजी से विकसित करते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अनुकूल बढ़ावा देने की बात कही। देखिए, बिहार राज्य में आगे चल के खेल को एक आंदोलन की रूप देने के लिए हम लोग एक बैठक किए हैं। हम खेल प्राधिकरण का जो जिम्मेवारी जो मुझे दिया गया है
उसके बाद से मैं हर जिला में जा कर के हर खेल संगठन के लोगों से बात कर रहा हूँ और हर डीएम साहब लोग, एसपी साहब लोगों से बात करके इस खेल को आंदोलन के रूप कैसे दिया जा सकता है, खेल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और खिलाड़ियों को कैसे पहचाना जा सकता है और खिलाड़ियों को कैसे हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में हम लोग एक नीति तैयार कर रहे हैं। तो एक नीति जब तैयार होगा, जब हम जमीन स्तर पर आकर के सब लोग से मिल के बात करने के बाद, उन लोगों की कठिनाई जानने के बाद ही एक पूर्ण रूप से एक नीति तैयार होगा। फिर उस नीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि आज से कुछ साल के बाद बिहार राज्य खेल की नक्शा में, देश के खेल नक्शा में एक अस्तित्व प्राप्त करे। उसके लिए हम लोग सारे मिलके इसमें काम करें। सर, पुलिस फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली खेल के माध्यम से जाने की कोशिश है। इसमें सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं है, मतलब मैं पुलिस विभाग से हूँ, इसके अर्थ ये नहीं है कि ये पुलिस की तरफ से हो रही है, ये पूरा बिहार सरकार के द्वारा हो जा रहा है। इसमें सारे विभाग शामिल है, इसमें एजुकेशन विभाग भी शामिल है, आपको स्पोर्ट्स विभाग भी शामिल है, पुलिस विभाग भी, हर विभाग इसमें शामिल होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। करेक्ट। हाँ, सबके लेके चर्चा हुई है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। घर बैठे मनपसंद भोजन उपलब्ध हो जाए, इसके लिए बुधवार को छोटू लाल ऐप प्रचार रथ रवाना किया गया। विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट के सुस्वाद व्यंजनों का आनंद परिवार और मेहमानों के बीच घर बैठे उठा सके, इसके लिए एक विश्वसनीय सेवा संकल्प के साथ प्रस्तुत होने वाला छोटू लाल ऐप से 200 से ज्यादा युवा आपके एक ऑर्डर पर आपके लिए आपका मनपसंद व्यंजन लेकर आपके घर तक पहुंचेंगे। हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना करते हुए साहित्यकार, संस्कृत कर्मी और समाज सेवी डॉक्टर संजय पंकज ने अपनी शुभकामनाएं में कहा कि स्वावलंबन की ओर तेजी से बढ़ते हुए अपने प्रांत बिहार के लिए मुजफ्फरपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में छोटू लाल की शुरुआत बहुत ही स्वागत योग्य है। प्रबंधन से जुड़े हुए अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने बताया कि इस ऐप को डाउनलोड करने वालों के लिए 100 बुलेट गाड़ी तक पुरस्कार में प्राप्त करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। छोटू लाल ऐप के हर ऑर्डर पे वेलकम ऑफर के तहत वसंत पंचमी से होली तक हॉबी वेल्स आइसक्रीम मुफ्त में दिया जाएगा। संस्कृति कर्मी सोनू सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए छोटू लाल रोजगार का अवसर लेकर भी आया है। निश्चित रूप से छोटू लाल की सेवा हर घर में पहुंचेगी और ग्राहकों को और ऑर्डर पे विश्वसनीयता भी मिलेगी। इस अवसर पे सॉफ्टवेयर डेवलपर अमन कुमार, मैनेजर वेद प्रकाश भारद्वाज, अमर कुमार, जितेंद्र कुमार, संजीव रंजन, शत्रुघ्न चौरसिया, डॉक्टर राजीव कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। भोजन की उपलब्धता के लिए मनपसंद रेस्टोरेंट का खाना मंगाएं आप छोटू लाल ऐप के माध्यम से, जिसके लिए आज यह शहरवासियों को जानकारी देने के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत है और यह सेवा 5 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वह बसंत पंचमी का दिन, बहुत ही पवित्र दिन, और उस पवित्र दिन के दिन छोटू लाल की विश्वसनीय सेवा की शुरुआत होगी। विश्वास है कि छोटू लाल हर घर में अपनी पैठ बनाएगा और हर घर में बैठे हुए अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने मेहमानों के साथ आप मनपसंद रेस्टोरेंट, होटल का नाश्ता से लेकर भोजन तक समय, कुसमय, असमय उसका लाभ उठा सकते हैं। छोटू लाल के इस अभियान के लिए, इसकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। हम जानते हैं कि उत्तर बिहार का केंद्रीय और सबसे बड़ा शहर मुजफ्फरपुर है, जो आज व्यावसायिक और आर्थिक मामले में भी जाना पहचाना जाता है। यहाँ दूर सुदूर नेपाल से आने वाले लोग भी रहते हैं और यह बाबा गरीबनाथ की नगरी है। यह पर्यटन के मानचित्र पर भी अपना महत्व रखता है। देखिए, यह छोटू लाल ऐप जो है फूड डिलीवरी ऐप है और हम लोग स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ अभियान के तहत हमने यह शुरुआत की है कि मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं और काम कर रही हैं। उससे बढ़िया है कि अपने लोग अपनी सेवा उपलब्ध हो। शहर के सभी रेस्टोरेंट को हमने इसमें जोड़ा है और शहर के 10 किलोमीटर रेडियस में, मतलब नगर निगम क्षेत्र, जो नया नगर निगम का जो रेडियस आ रहा है, उस एरिया को हमने जोड़ते हुए यह सेवा उपलब्ध की है। शहर के सभी रेस्टोरेंट हमसे जुड़ चुके हैं।
आप अपना सुस्वादु भोजन व्यंजन जो आप ऑर्डर करते हैं, नाश्ता का, चाय का, इडली डोसा जो भी है, वो हमारे छोटू लाल पार्टनर जो हैं वो आपके यहाँ उपलब्ध कराएंगे सीमित समय के अंदर। और इसमें हमने एक वेलकम ऑफ़र रखा है कि हर ऑर्डर पर आइसक्रीम फ्री कराया है, जो कि बच्चों और महिलाओं का खासा पसंदीदा होता है। और उनके लिए हमने यह ऑफ़र दिया है कि आप ऑर्डर करिएगा और आपको हमारा आइसक्रीम फ्री मिलेगा। एक धमाका ऑफ़र है कि हमारा ऐप आज से लोड करिए, और ऐप लोड करते हैं 100 रुपये से लेकर टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप एवं अंत में बुलेट तक का इनाम हमने रखा है। आपके एक ऐप लोड करते ही कुछ भी आपके भाग्य में जो भी है वो मिल सकता है। तो एक मनोरंजन भी है और स्वादु भोजन भी आपके यहाँ। आपका देसी ऐप, आपका मुजफ्फरपुर का ऐप, बाबा गरीबनाथ की नगरी से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार के हर जिले में हमारी उपस्थिति होगी, यही संकल्प है इस साल। शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? शहरवासी अपना सुस्वादु भोजन चाहते हैं तो जिस छोटे स्टूडेंट से उनका विचार हो उसका छोटू लाल का सेवक जो है उनके यहाँ पहुँचाएगा, हमारा जो पार्टनर है। इसलिए अपील है कि आप हमारा डाउनलोड करें ऐप और छोटू लाल की सेवा का मजा लें। छोटू लाल मुजफ्फरपुर शहर में पहली बार आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत एक ऐसा ऐप जिसके माध्यम से आप अपने मनपसंद खाना घर तक मंगा सकते हैं। तुम अपना हक छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। आज बिहार संवर रहा है, सज रहा है, उद्यमी आ रहे हैं, सरकार भी उद्यमी को बुला रहे हैं। उद्योग विभाग निरंतर अपने तमाम प्रतिनिधियों को, उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उसी के अंतर्गत उद्योग विभाग, भारत सरकार और बिहार सरकार का जो निमंत्रण मिला उसमें ये कंपनी छोटू लाल बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और मुजफ्फरपुर शहर में पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है। आप अपने मनपसंद खाना हमारे जो पार्टनर हैं आपके घर तक पहुंचाएंगे, शुद्ध पहुंचाएंगे। आपके मनपसंद रेस्टोरेंट से मुजफ्फरपुर के तमाम बड़े ब्रांड, बड़े होटल छोटू लाल कंपनी के साथ, हमारी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। आप आएँ और अभी अपने मोबाइल ऐप पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाएं, डाउनलोड करें और ऑफ़र का लाभ उठाएं। 100 से लेकर बुलेट, लैपटॉप और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी भी आपके भाग्य में होगा, आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आप छोटू लाल ऐप को स्वीकार करें। इसका अभिनंदन है, स्वागत है। मुजफ्फरपुर शहर के लिए गर्व की बात है कि ये कंपनी मुजफ्फरपुर शहर में आई है और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बिहार राज्य शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 1 फरवरी से 4 फरवरी तक महासंघ के सदस्य कार्य बहिष्कार कर महिला शिल्पकला भवन महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर जिला संघ के सेक्रेटरी निशांत शेखर की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारियों ने परीक्षा में कार्य करने से इनकार करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला मंत्री निशांत शेखर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के कारण कर्मचारी संघ के 16 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में दिए गए आवेदन के अनुसार सभी कर्मी 4 फरवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। अगर तब भी विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो 15 फरवरी से सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे 1 फरवरी से 4 फरवरी तक हम लोग इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को बहिष्कार करते हुए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के तमाम महाविद्यालय के जो भी कर्मचारी है वो सब धरना पे बैठने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कर्मचारी का कोई भी डिमांड वो पूरा नहीं हुआ है, वो लंबित है। हम लोग का प्रमोशन का जो डिमांड है वो 3-4 साल से विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है कि अब हो जाएगा 3 महीने 4 महीने का टाइम दिया जाता है और ये सिलसिला 3-4 साल से चल रहा है। हम लोग का वेतन कोषांग सत्यांग के द्वारा कर्मचारियों का जो वेतन है वो पे फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कर्मचारियों का कोई भी एरियर है वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का तीसरा डिमांड है
कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। कितना सूत्री मांग है? हम लोग का करीब 9 सूत्री मांग है। आगे का रणनीति है कि अभी हम लोग का जो है सो 4 फरवरी तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। इसके बाद भी अगर विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार हम लोग से वार्ता नहीं करेगी तो फिर हम लोग 15 फरवरी को वेतन कोषांग सत्यांग पटना जाकर उसको धरने पे बैठने का काम करेंगे और उसका घेराव करेंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं करेगा और कान में तेल रख के बैठा हुआ रहेगा तो हम लोग जाके विधानमंडल पे धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे और उसका घेराव करेंगे। महान शिक्षाविद राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संस्थापक डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह के प्रथम पुण्यतिथि पर डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और कपूरी ठाकुर विचार मंच ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में जयंती और पुण्यतिथि समारोह का आयोजन शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, समाज सेविका उषा किरण श्रीवास्तव, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किया। महान शिक्षाविद, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, शिक्षा क्षेत्र में अपना मशाल जलाने वाले, मुजफ्फरपुर ही नहीं बिहार और पूरे देश को प्रकाशित करने वाले महान समाज सेवी डॉक्टर महेश प्रसाद राय की आज प्रथम पुण्यतिथि है। ईश्वर की कृपा है कि आज ही के दिन उनका जन्मदिन भी है। पिछले वर्ष 2021 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ। ऐसे महामानव धरती पर बिरले ही आते हैं जिनका जन्म तिथि और पुण्यतिथि एक ही दिन लोग मनाता है। आज हम लोग स्वर्णिम कला केंद्र, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में महान कर्मयोगी की जयंती और पुण्यतिथि दोनों हम लोग आयोजित कर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मोतीपुर प्रखंड के हरनाही पंचायत के हरनाही गांव में बुधवार को जगदेव विचार मंच की ओर से बिहार लेनिन शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ प्रवीण चंद्रा सहित दर्जनों अतिथिगण मौजूद रहे। वक्ताओं ने शहीद जगदेव बाबू के पुण्यतिथि पर उनके बताए विचारों पर चलने की बात कही। कार्यक्रम हुआ है ये बिहार लेनिन जगदेव बाबू के जन्मदिन के अवसर पर एक भावना आई कि समाज को जागृत करने के लिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए, हमारे इतिहासों को बताने के लिए एक मंच मतलब साझा किया गया और वो मंच बना जगदेव विचार मंच एवं कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम हम लोग आज ऑर्गेनाइज किए। बुधवार को इनरविल लिच्छवी की ओर से खबरा स्थित दत्तक गृह में रह रहे छोटे अनाथ बच्चों के बीच गर्म कपड़े, कंबल, दूध और हगीज का वितरण किया गया। मौके पर क्लब की अध्यक्ष प्रेरणा नाथ, मीरा श्रीवास्तव, पिंकी कुमारी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। हम लोग हमेशा दत्तक गृह में समय समय पर जहां उसको जो ज़रूरत होता है हम लोग हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज भी हम लोग यहाँ के बच्चों के लिए लैक्टोजन, दूध, हगीज और सामान सब, नैपीज वगैरह, कपड़े, खाने वाला बिस्किट, ये सब लेकर के आज हम लोग भी आए हैं। हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग इसमें तत्पर रहें और हमेशा रहते भी हैं। बुधवार को डॉक्टर जेपी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट और रोटरी आम्रपाली संयुक्त तत्वाधान में पीडीजी डॉक्टर जेपी सिंह के 84वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रंगीला सिन्हा, रोटेरियन एचएल गुप्ता, डॉक्टर अशोक शर्मा, रोटरी आम्रपाली के सचिव
रोटेरियन वंदना कुमारी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनकी याद में साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें किसी भी उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षर किया जाएगा। डॉक्टर जेपी सिंह जी के जन्म दिवस पर ये साक्षरता अभियान का शुरू किया है मैंने, जिसमें अक्षर ज्ञान से पहले शुरू करते हैं और अपने डोमेस्टिक सर्वेंट, अपने नर्सिंग होम के जो निरक्षर स्टाफ लोग हैं उनको मैं उन्हीं लोगों से शुरू किया है। और मेरे यहाँ जो पेशेंट लोग आती हैं वो जो नहीं पढ़ी लिखी हैं उनको भी जितना हो सकता है अक्षर ज्ञान कराएंगे और लोगों को देख के उनको एक तरह से इंटरेस्ट जगेगा, जागरूकता होगी कि पढ़ना भी कोई चीज़ है। बच्चे सब हल्ला करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो लोग भी आकर के बैठेंगे, देखेंगे। शुरू से अगर मन हो जाए कि हाँ देखिए इतने लोग पढ़ रहे हैं, हमको ही पढ़ना चाहिए, तो आगे जाके अभी हम एक दिन में उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक तरह का जागरूकता उनके मन में पैदा करना चाहते हैं। पढ़ाई भी कोई चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, हमको पढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने ये शुरू किया है, एक टीचर रखा है और देखते हैं सबको पढ़ाते हैं। देखिए अब आप लोग के सहयोग से कितना इसमें हमको सफलता मिलती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।